अस्पताल के एक कमरे से एक महिला के चीखने की आवाज़ बहुत देर से आ रही थी। प्रसव पीड़ा के कारण डॉक्टर और नर्स उस महिला को संभाल रहे थे। कमरे के बाहर एक वृद्ध महिला, जो अस्पताल के कमरे में मौजूद महिला की सास थी, अपने आसपास 4 बच्चों को संभाल रही थी, जबकि उनका बेटा कमरे के बाहर परेशान होकर चक्कर काट रहा था। विकास और प्रिया की शादी को 12 साल हो गए थे और इन 12 सालों में अब तक उनकी 4 लड़कियां थी। विकास के पिता भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। खुद का मकान जैसे तैसे करके बना लिया था और उसी में पूरा परिवार रहता था। प्रिया तो अपनी पहली बेटी के जन्म के बाद और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन सास ससुर और पति के आगे उसकी एक ना चली। पोती का मुंह देखने की इच्छा के चलते सास का दबाव बहू पर बढ़ता गया, जिसका नतीजा यह 4 मासूम लड़कियां थीं। इन लड़कियों को उनकी दादी दिन भर में ना जाने कितनी बार कोसती और बहू को ताने मारती थी। बड़ी बेटी रिया, जो अब 14 साल की थी और अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो गई थी, सब कुछ समझती थी। वह अपनी माँ के घर के कामों में हाथ बटाती थी और साथ ही स्कूल भी जाती थी। अस्पताल के बाहर बैठी वृद्ध महिला अपने पास बैठी लड़कियों से कह रही थी, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर एक छोटा भाई आ जाए। वह खुद भी मन ही मन ना जाने कितनी मौतियाँ मान रही थी। तभी कमरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। विकास और उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नजर आई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकली और फिर नर्स एक कपड़े में लपेटे हुए एक कमज़ोर से बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए माँ जी, बेटी हुई है। यह सुनकर विकास की माँ अपने सिर पर हाथ मारकर रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और बोली, लो, फिर इस कर्मजली ने एक और बोझ मेरे बेटे के सिर पर बढ़ा दिया। उधर उन 4 मासूम लड़कियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्यों रो रही है, पापा भी उदास से उस बच्चे को लेकर क्यों खड़े हैं। विकास अपनी चारों बेटियों के साथ कमरे में अपनी पत्नी प्रिया के पास गया। उसने देखा कि बेहोशी सी प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वह हड्डियों का ढांचा सी लग रही थी। नर्स ने कुछ टॉनिक और दवाइयों के नाम लिखकर विकास को दिए और कहा, ये दवाएं और टॉनिक उन्हें लगभग 8 महीने तक देनी होगी ताकि इनके शरीर में कुछ ताकत आ जाए। और अब आप अगले बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि अब इनकी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो गई है। इतना कहकर नर्स कमरे से बाहर चली गई। विकास की माँ भी घर वापस चली गई, क्योंकि वह अस्पताल में अपनी बहू के पास रुकना नहीं चाहती थी। बाहर झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला बैठी थी। विकास ने उससे कहा, आंटी जी, थोड़ी देर मेरी बच्ची को देख लीजिए, मैं अभी कुछ सामान लेकर आता हूँ। उस महिला ने हाँ कर दी। विकास घर सामान लेने के लिए आया तो उसकी माँ बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी उसकी पत्नी प्रिया और उसकी बेटियों के लिए, लेकिन विकास एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता हुआ कुछ सामान लेकर अस्पताल वापस आ गया। उसने उस महिला को धन्यवाद दिया। फिर विकास और प्रिया ने उस महिला को अपनी सारी कहानी सुनाई। प्रिया ने कहा, आंटी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आता। विकास को भी सिर्फ 12,000 रुपये ही मिलते हैं, उसमें क्या होता है? उस महिला ने विकास से पूछा, तुम कितना पढ़े हो? विकास ने बताया कि वह 12वीं पास है। महिला ने कहा, देखो बेटा, इस अस्पताल में जगह निकलती रहती है, मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम फॉर्म भर देना। मैं बड़े साहब से सिफारिश भी कर दूंगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अगर तुम्हारा चयन हो गया तो 18,000 से कम पगार नहीं मिलेगी। यह सुनकर प्रिया और विकास बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा लटक गया। महिला का नाम शांति था। उसे समझते देर न लगी कि दोनों क्यों उदास हैं। वह बोली, जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहाँ ऐसे ही काम कर सकते हो, लेकिन पगार कम होगी। और रही रहने की बात, तो मेरा क्वार्टर तो है ही, अगर तुम लोग वहाँ रहोगे तो मेरा भी दिल लगेगा और मैं प्रिया की देखभाल भी अच्छी तरह से कर पाऊंगी। यह सुनकर विकास बोला, लेकिन आपको हमसे किराया तो लेना ही पड़ेगा। तब शांति बोली, पहली बात, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। दूसरी बात, जब सरकार ही मुझसे किराया नहीं लेती तो मैं तुमसे क्यों लूं? दरअसल शांति का भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार का खात्मा हो गया और वह अकेली रह गई थी। वह बोली, अब चलो बड़े डॉक्टर साहब से बात करते हैं। शांति विकास को साथ लेकर बड़े डॉक्टर साहब के केबिन में गई और बोली, क्या मैं अंदर आ जाऊं साहब?
डॉक्टर साहब बोले, अरे चाची, आपको पूछने की क्या ज़रूरत, आप तो ऐसे ही आ जाया करो। शांति बोली, अब से एक काम था। यह जो लड़का है इसका नाम विकास है और यह 12वीं पास है। इसके घर वाले पोते की आस में थे, लेकिन इनकी पत्नी को 5 बेटियां हो गई, तो वे इसकी पत्नी और बेटियों से नाराज हैं। डॉक्टर साहब बोले, तो आप क्या चाहती हैं चाची? शांति बोली, इसकी कहानी सुनकर मैंने इसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे फिलहाल कोई काम योग्यता के आधार पर दे दें और जब अस्पताल में खाली जगह निकले तो इसे पक्की नौकरी पर रख लें। इसके परिवार को मैं अपने साथ रखूंगी ताकि मेरा भी मन घर में लगा रहे। यह सुनकर डॉक्टर साहब कुछ सोचने लगे, फिर थोड़ी देर बाद विकास से बोले, तुम जहाँ नौकरी करते थे वहाँ क्या काम करते थे? विकास बोला, साहब मैं वहाँ कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करता था। यह सुनकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और बोले, अभी हमारे अस्पताल में डाटा एंट्री करने वाले की जगह निकलने वाली है और उसकी पगार 18,000 रुपये है, पर अभी जगह खाली नहीं हुई है, तो तुम्हें हम आधी पगार पर काम पर रख लेते हैं। अगर जगह खाली होने पर तुम्हें पक्की नौकरी पर रख लेंगे और हाँ, तुम कल से ही नौकरी शुरू कर दो। यह सुनकर विकास और शांति डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बाहर आ गए और जल्दी जाकर प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया भी बहुत खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद विकास बोला, अभी दोपहर हो रही है, तो मैं घर जाकर तुम्हारा जो भी सामान मायके से मिला था वह लेकर आता हूँ। बच्चों और अपने सारे कपड़े और बर्तन आदि भी ले आता हूँ। विकास घर गया और अपनी माँ से प्रिया के मायके से मिला सामान मांगा। फिर जल्दी से कमरे में जाकर बच्चों और अपने कपड़े गठरी में बांधे। प्रिया के कपड़ों की अलग गठरी बनाई। मायके से मिला पलंग, सिंगार की टेबल, अलमारी, बैठने वाला सोफा और मेज एक जगह इकट्ठा कर लिया। घर के लोग हैरान होकर देख रहे थे। विकास के बड़े भाई संजय बोले, छोटे तू क्या कर रहा है? विकास बोला, माँ मुझे जल्दी से प्रिया के मायके से मिले बर्तन दे दो, मुझे देर हो रही है। यह सुनकर विकास के पिता बोले, लेकिन यह सब लेकर तू कहाँ जा रहा है? विकास बोला, जिस घर में मेरी बेटियों और मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उस घर को छोड़कर मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। इस पर विकास की भाभी रेखा बोली, देवर जी, प्रिया अभी कमज़ोर है, वह इतनी जल्दी घर नहीं संभाल पाएगी और तुम्हारी इतनी पगार कहाँ है कि तुम इतने बड़े परिवार का खर्च उठा पाओ। वह तो हम लोग थे जिनके बलबूते तुम्हारी बेटियां रोटी खा रही थी। विकास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन खुद को शांत करते हुए बोला, बस इन्हीं तानेबाजी के चलते मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ, दुनिया में सब तुम्हारी और माँ जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, और तुम सब देखना, मेरी बेटियां ही इस घर का नाम रोशन करेगी। तुम्हें बड़ा घमंड है कि तुम्हारे 4-4 बेटे हैं। मुझे घमंड है कि भगवान ने मुझे 5-5 बेटियां दी हैं। मैं उन्हें इस लायक बनाऊंगा कि वे मेरा सिर गर्व से ऊंचा करेंगी। इस पर रेखा जल भुन गई और बोली, लड़कियों का क्या है, उनको तो पराए घर जाना है। नाम तो लड़के रोशन करते हैं, लड़कियों से किसी का घर रोशन हुआ है हमने तो नहीं सुना। विकास बोला, तुम भी इसी शहर में हो और मैं भी इसी शहर में। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि लड़कियां भी खानदान का नाम रोशन करती है। इतना कहकर विकास ने अपना सारा सामान गाड़ी में रखवाया और बर्तनों को समेटकर गाड़ी से रखकर अस्पताल के लिए चल दिया। संजय बोले, पिताजी चिंता मत करो, 4 दिन का जोश है, जब जोश उतर जाएगा तो सब लोग यहीं वापस आएंगे। विकास अपना सारा सामान गाड़ी से लेकर शांति चाची के क्वार्टर में पहुंच गया। वहां तब तक सफाई हो चुकी थी और शांति चाची घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके साथ 4 बच्चियां भी थी। विकास ने गाड़ी वाले की मदद से अपना सामान 3 कमरों वाले क्वार्टर में लगाया और गाड़ी वाले को पैसे देकर भेज दिया। सामान तो रख दिया गया था, लेकिन ठीक से जमाया नहीं गया था। विकास ने अस्पताल के एक कर्मचारी की मदद से सामान को 2 कमरे में ठीक से लगाया और रसोई में भी सब सामान ठीक ढंग से जमा दिया। इस काम में विकास की दोनों बेटियां रिया और मीरा और शांति चाची मदद कर रही थी।
जब सब सामान जम गया और बिस्तर भी बिछ गए, तब विकास प्रिया के पास चला गया। अगले दिन सुबह जब विकास की आंख खुली तो वह प्रिया को बताकर क्वार्टर आया और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक चाची ने सभी लड़कियों को नहला धोआकर तैयार कर दिया था। चाची ने प्रिया से उसका हालचाल पूछकर उसे नाश्ता करवाया और विकास से कहा, विकास, अगर तुम्हारे पास कुछ रुपये हो तो शाम को यह सामान लेकर क्वार्टर में आ जाना। प्रिया के लिए ताकत के लड्डू बनाने हैं। इतना कहकर चाची ने एक लिस्ट विकास को पकड़ा दी। विकास वहां से सीधे बड़े डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, मुझे किस जगह काम करना है जरा बता दीजिए। डॉक्टर साहब ने एक चपरासी को बुलाकर विकास के साथ यह कहकर भेज दिया, इन्हें शर्मा जी के पास ले जाओ और कहना कि इन्हें काम समझा दे। विकास चपरासी के साथ शर्मा जी के पास पहुंचा तो देखा कि वे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। विकास ने उनसे सम्मानपूर्वक नमस्ते किया और बोला, सर, डॉक्टर साहब ने मुझे आपसे काम सीखने के बारे में कहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे काम करना है? शर्मा जी ने विकास को एक नज़र देखकर समझ लिया कि यह लड़का मेहनती है और जल्द ही काम सीख जाएगा। उन्होंने विकास को बताया कि कंप्यूटर में डाटा एंट्री कैसे करनी है, फाइल बनाकर उसे कैसे सेव करना है और हर महीने उसकी रिपोर्ट बड़े डॉक्टर साहब को कैसे पहुंचानी है। विकास कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह जानता था तो उसने जल्द ही शर्मा जी द्वारा बताया गया काम समझ लिया। शर्मा तक काम करने के बाद उसने शर्मा जी को बुलाकर सारे दिन का काम दिखाया। शर्मा जी हैरान रह गए क्योंकि विकास के किसी काम में कोई गलती नहीं थी। उन्होंने विकास को शाबाशी दी और बोले, क्या तुम पहले कहीं कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम करते थे? विकास बोला, जी हाँ। शर्मा जी बोले, तभी तुम्हारे काम में कोई गलती नहीं है। तब तक 5 बज गए थे और स्टाफ के लोग जाने लगे थे। नर्सों और डॉक्टरों की ड्यूटी बदलने का समय हो गया था, इसलिए विकास भी अपने कैबिन से बाहर निकला और क्वार्टर के लिए जाने लगा। तभी उसे अचानक याद आया कि चाची ने कुछ सामान मंगवाया था। वह सामान लेने बाजार चला गया। सामान लेकर वह वापस अस्पताल प्रिया के कमरे में गया तो देखा कि चाची सभी लड़कियों और प्रिया को चाय नाश्ता करा रही थी। विकास को देखकर चाची बोली, चल जा, तू भी चाय पी ले। विकास ने सामान का थैला वहीं रखकर चाय पीने लगा। तभी उसकी सबसे छोटी बेटी सिमरन रोने लगी। इस पर रिया बोली, मम्मी, सिमरन रो रही है, उसे भी भूख लगी होगी, आप उसे भी चाय पिला दो। इस पर मीरा बोली, नहीं दीदी, सिमरन चाय नहीं पीती, वह तो मम्मी का दूध पीती है। बच्चों की इन मासूम बातों को सुनकर विकास, प्रिया और चाची मुस्कुरा पड़े। फिर चाची बोली, चल विकास, आज तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं प्रिया बहू के लिए ताकत के लड्डू बना देती हूँ जिससे वह जल्दी ठीक हो जाएगी। विकास बोला, ठीक है चाची, आप बताती जाओ, मैं और रिया बेटी लड्डू बनाने में आपकी मदद कर देंगे। इतना कहकर वह प्रिया को कमरे में छोड़कर क्वार्टर में जाकर रसोई में काम करने लगा। चाची बताती रही और विकास उसी तरह काम करता रहा। चाची ने रिया और मीरा को मेवे काटने के काम पर लगा दिया। जल्द ही सब सामान तैयार हो गया और करीब 2 घंटे में लड्डू बनकर तैयार हो गए। चाची ने सबसे पहले लड्डू चारों लड़कियों को दिए, फिर विकास को। लड़कियां बोली, दादी, यह तो लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, क्या आप हमें भी मम्मी के साथ साथ रोज लड्डू दोगी? चाची बोली, क्यों नहीं, मैंने तो अपनी 5 राजकुमारियों के लिए बनाए हैं, पर हाँ, तुम सब दिन में केवल 1 बार लेना। तुम्हारी मम्मी दिन में 3 बार लेंगी ताकि वह जल्दी ठीक होकर इस घर में आ जाए। फिर मैं तुम सब के लिए और भी ज़्यादा लड्डू बनाऊंगी। यह सुनकर चारों लड़कियां बहुत खुश हुई। चाची ने प्रिया को लड्डू के साथ साथ खाना भी खिलाया और दूध भी पिलाया। प्रिया की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब वह अपनी बेटी सिमरन को भर पेट दूध पिला सकती थी क्योंकि अब दूध ज़्यादा मात्रा में बनने लगा था। सिमरन भी अब गोल मटोल और सुंदर दिखने लगी थी। चाची रोजाना दूध के साथ चारों लड़कियों को एक एक लड्डू देती थी तो उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा।
एक दिन प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विकास उसे और सिमरन को लेकर क्वार्टर में आया। चाची ने बाकायदा प्रिया और सिमरन की नज़र उतारकर उन्हें घर के अंदर आने को कहा। प्रिया ने पहली बार चाची का क्वार्टर देखा तो उसे सब कुछ व्यवस्थित लगा। रसोई में भी सब कुछ सही ढंग से रखा हुआ था। अब प्रिया, विकास और सिमरन एक कमरे में सोते थे। दूसरे कमरे में चाची चारों लड़कियों को लेकर सोती थी। तीसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। अब रोजाना विकास और चाची दोनों अस्पताल काम करने चले जाते और प्रिया धीरे धीरे रिया और मीरा की मदद से घर के काम करने लगी और खाना भी बनाती थी। कुछ ही दिनों में प्रिया पूरी तरह ठीक हो गई। सिमरन भी 6 महीने की हो गई थी। चाची ने ताकत के लड्डू बनाना बंद नहीं किया था। रोजाना नियम से घर में सब लोग दूध के साथ एक एक लड्डू जरूर खाते थे। वहाँ थोड़ी खाली जगह थी। प्रिया ने उस जगह को विकास की मदद से साफ करके एक तरफ फूलों के पौधे और दूसरी तरफ सब्जियों के पौधे लगा दिए। समय के साथ अब पौधों में फूल और सब्जियों में फल आने लगे। यह देखकर चाची बोली, बहू, तुमने तो मेरे इस घर को हरा भरा कर दिया। और मज़े की बात, अब घर बैठे ताज़ी सब्जियां भी मिल जाती है। जल्द ही अस्पताल में खाली जगह निकली है और विकास को उसी अस्पताल में अस्थायी नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह भी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। यह खबर सुनकर प्रिया और चाची बहुत खुश हुई। विकास बोला, चाची, अब मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। अगले दिन सुबह विकास अपनी चारों बेटियों को लेकर स्कूल पहुंचा। उसने प्रिंसिपल से बात की और अपनी बेटियों का दाखिला करवाया। रिया और मीरा तो तीसरी और दूसरी कक्षा पास थी, तो उनका टेस्ट लेकर उन्हें चौथी और तीसरी कक्षा में दाखिला मिल गया। मीरा को पहली कक्षा और सना को नर्सरी में दाखिल मिला। चूँकि विकास की 4 बेटियां पढ़ रही थी, स्कूल वालों ने एक बेटी की फ़ी माफ़ कर दी। इस तरह विकास की चारों बेटियां अब स्कूल जाने लगी। रिया और मीरा सुबह स्कूल जाने से पहले प्रिया के घर के कामों में या अपनी छोटी बहनों को तैयार करने में मदद कर देती थी। स्कूल से आने के बाद भी वे प्रिया की मदद करती थी। इसी तरह 8 महीने बीत गए। उधर विकास की माँ, पिताजी और भैया भाभी को बहुत फिक्र हो रही थी कि इतने दिन हो गए विकास ना तो घर लौटा, ना उसका परिवार आया। और तो और उसके पिता को इस बात से हैरानी थी कि विकास फैक्ट्री भी नहीं आ रहा, तो उसका गुजारा कैसे चल रहा होगा। यही सोचकर सब बहुत परेशान थे। विकास का पता भी किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तो पक्का था कि विकास और उसका परिवार इसी शहर में थे। देखते देखते 8 साल बीत गए। अब सिमरन भी स्कूल जाने लगी थी। चाची की उम्र होने के कारण उन्हें रिटायरमेंट मिल गया था, लेकिन उन्हें पेंशन मिलती थी। चाची के कहने पर बड़े डॉक्टर साहब ने विकास को चाची वाला क्वार्टर उसके नाम से आवंटित कर दिया था। चाची का जब भी मन करता वे टहलते हुए अस्पताल चली जाती और सबसे मिलकर वापस आ जाती थी। वे अब विकास के परिवार के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन्होंने विकास के परिवार में अपने परिवार को ढूंढ लिया था। इधर रिया ने 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम दिया था और वह बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। उसने बहुत मेहनत की थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रथम श्रेणी में पास होगी। 5 लड़कियां चाची को चाची दादी कहती थी। एक दिन बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी रिया बड़ी होकर सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी। इसके लिए उसने 10वीं कक्षा में बहुत मेहनत शुरू कर दी थी। रिया ने मन ही मन ठान लिया था कि वह दादी का सपना सच करके दिखाएगी। उसने सरकारी अधिकारी बनने की प्रक्रिया के बारे में स्कूल के टीचर से पूछा और अब उनके दिशा निर्देश पर अपनी तैयारी कर रही थी। जब रिया की छोटी बहनों ने देखा कि दीदी कितनी मेहनत से पढ़ती है और घर के काम भी करवाती है, तो उन्होंने भी देखा देखी घर के काम और पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। इधर जब से विकास घर छोड़कर गया था, तब से उसके घर में उसकी माँ की जगह उसकी बड़ी भाभी रेखा की ज़्यादा चलने लगी थी। बड़े भैया संजय भी उनकी बात सुनते थे। विकास के पिता रिटायर हो चुके थे और उन्होंने अपने
फंड से मिले पैसों से घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। वे दुकान पर बैठने लगे जबकि संजय अपनी नौकरी पर जाते थे। उनका सबसे बड़ा बेटा रिया से 2 साल बड़ा यानी 24 साल का था, लेकिन 10वीं में 2 बार फेल होने के कारण अब वह तीसरी बार 10वीं की परीक्षा दे रहा था। संजय ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे और रेखा के चारों लड़के उनकी बात नहीं सुनते थे। अगर रेखा किसी गलत बात पर उन्हें डांटती या मारती तो उनके सास ससुर दोनों ही बहू को डांटने लगते थे। इससे बच्चों के मन में ना तो माँ का डर था ना पापा का। उन्हें दादा दादी के लाड प्यार ने पूरी तरह बिगाड़ दिया था। जब बड़ा बेटा ही पढ़ाई में इतना कमज़ोर था तो बाकी भी उसी की राह पर चल रहे थे। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो रिया का नाम जिले में टॉप करने वालों में सबसे पहले नंबर पर था। अखबार के पहले पेज पर उसकी फ़ोटो पिता का नाम और स्कूल के नाम के साथ छपी थी। विकास के घर में तो मानो उत्सव का माहौल था। अस्पताल के सभी लोग और आसपास के लोग विकास और रिया को बधाई दे रहे थे। रिया की बहनें भी बहुत खुश थी। उधर दादाजी अपने पोते का रिजल्ट देखने के लिए अखबार लेकर उसमें पोते का रोल नंबर ढूंढ रहे थे। पोता घर से आकर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। दादाजी ने पूरा अखबार छान लिया तो सबसे आखिरी में कंपार्टमेंट में पास होने वालों के रोल नंबर में उनके पोते का नंबर था। वे दुखी तो जरूर थे लेकिन संतोष था कि पोता 10वीं पास हो गया। उन्होंने अखबार बंद करके रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उनकी नज़र अखबार पर गई तो देखा कि पहले मेज पर कुछ बच्चों की फ़ोटो छपी थी। उत्सुकतावश उन्होंने देखना शुरू किया कि आखिर किसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। अखबार उठाया तो पहली फ़ोटो उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जब पिता का नाम और नंबर देखे तो खुशी से उछल पड़े। घर के अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, सब लोग बाहर आओ, देखो एक खुशखबरी है। सबने सोचा कि बड़ा पोता पास हो गया है इसलिए बुला रहे हैं। जब सब आ गए, बड़ा पोता भी आ गया तो दादाजी बोले, तुम सबको पता है इस बार जिले में किसने टॉप किया है? सबने पूछा कौन? वे बोले, अरे अपने विकास की बड़ी बेटी रिया ने सबसे ज़्यादा नंबर लेकर जिला टॉप किया है। यह सुनकर दादी बोली, अरे तो नागपीट ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, अच्छे नंबर ही तो लाई है। आप तो यह बताओ कि हमारे पोते के कितने नंबर आए हैं? ज़रूर इस बार वह फर्स्ट आया होगा। मैंने उसे बादाम वाला दूध और मेवे के लड्डू बनाकर खिलाए थे। दादाजी बोले, तो क्या तीर मार लिया? कंपार्टमेंट में पास हुआ है, वह भी तीसरी बार में। इस पर घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। जब आज पड़ोस के लोग विकास के पिता के घर आकर उनकी पोती के जिला टॉप करने की बधाई देने लगे तो मजबूरी में वे सबकी बधाई का हंसकर जवाब दे रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में अपनी पोती रिया के लिए प्यार झलक रहा था, पर वे जानबूझकर उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि रिया एक लड़की थी। उधर रिया को 10वीं की परीक्षा परिणाम के कारण स्कूल के अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने भी इनाम की धनराशि देकर सम्मानित किया। यह सब खबर रिया के दादाजी घर बैठे अखबार में पढ़ते थे, जबकि घर के सभी लोग विकास के परिवार से जलन की भावना रखते थे। लड़के भी अपने सगे चचेरे भाइयों की तरह अपनी चचेरी बहनों से जलने लगे थे। उधर रिया ने कला विषय में 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू की, जबकि उसकी छोटी बहन मीरा 10वीं की तैयारी कर रही थी। देखते देखते रिया ने 12वीं में फिर से जिला टॉप किया और मीरा ने 10वीं में जिला टॉप किया। अब विकास की दोनों बेटियों ने जिला टॉप किया तो फिर से लोगों ने विकास को बधाई दी और कहा, मान गए, तुम्हारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। और तो और घर के कामकाज में भी कितनी निपुण है। इनकी परवरिश और संस्कार तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बहुत अच्छे दिए हैं। अब तक विकास के बड़े भाई संजय को भी एहसास होने लगा था कि लड़कियों और लड़कों में भेद करके उन्होंने ठीक नहीं किया। अब वे जब तब रिया और मीरा का उदाहरण अपने लड़कों को देने लगे थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा। विकास की बेटियां पढ़ाई के जरिए उनके मुंह पर तमाचा मार रही थी और अपने
माता पिता के अपमान का बदला ले रही थी। 12वीं पास करने के बाद रिया ने सरकारी परीक्षा का आवेदन भर दिया। उसकी परीक्षा 2-4 महीने बाद थी और वह उसकी तैयारी करने लग गई। रिया की देखा देखी मीरा ने भी कला विषय लिया और 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान टीना 9वीं, सना 8वीं और सिमरन 7वीं कक्षा में थी। 4 महीने बाद रिया ने परीक्षा दी जिसमें वह सफल हुई। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसका सिलेक्शन हो गया। उसकी नियुक्ति उसी शहर में एक सरकारी ऑफिस में हो गई। 1 साल बाद फिर इतिहास दोहराया गया, लेकिन इस बार जिला टॉप करने वालों के नाम बदले थे। 12वीं में मीरा और 10वीं में टीना ने टॉप किया था। मीरा ने भी रिया की तरह 4 महीने बाद सरकारी परीक्षा दी, पास की और इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया। रिया के ही ऑफिस में उसकी नियुक्ति हो गई। अब दोनों बहनें साथ साथ जाती और आती थी। इधर टीना ने 12वीं में कला विषय लिया और पीसीएस की तैयारियों में जुट गई। 12वीं में जिला टॉप करने के बाद उसने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया और कॉलेज जाने लगी। करीब 1 साल बाद फिर से सना और सिमरन ने 12वीं और 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया। इस बार जब उन्हें जिला अधिकारी ने सम्मानित किया तो वे बोल पड़े, अरे अब और लोगों को भी टॉप करने दो। इस पर सना बोली, सर यह सिलसिला तो हमारी सबसे छोटी बहन सिमरन के 12वीं पास करने के बाद ही खत्म होगा। सना की बात सुनकर जिला अधिकारी समेत सभी लोग हंस पड़े। सना ने भी टीना की तरह पीसीएस की तैयारी के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया, जबकि सिमरन ने 12वीं में कला विषय लेकर अपनी दोनों बहनों के दिशा निर्देश पर पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। तीनों बहनों की इतनी मेहनत देखकर विकास, प्रिया और चाची, जो अब ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी, दंग रह गई। चाची के कहने पर प्रिया और घर में काम करने वाली दोनों मिलकर मेवे के लड्डू बनाती और तीनों लड़कियों को नियमित रूप से दूध के साथ खाने को देती, साथ ही पौष्टिक खाना भी देती थी। चाची की ऐसी हालत और प्रिया की बढ़ती उम्र को देखकर रिया ने 2 काम वाली घर में रख दी थी। एक खाना बनाती और दूसरी साफ सफाई के साथ साथ बर्तन साफ करने का काम करती थी। देखते देखते वह दिन भी आ गया जिसका विकास की बेटियों को इंतजार था। टीना का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और उसने पीसीएस का फॉर्म भर दिया था। टीना ने ग्रेजुएशन के बाद पीसीएस का प्री एग्ज़ाम दिया था और आज उसका रिजल्ट निकलने वाला था। टीना उसी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी घर पर रिया का फ़ोन आया। टीना, तुमने पीसीएस की परीक्षा पास कर ली है और तुम्हारा रैंक उसमें 10वां है। यह सुनकर टीना खुशी से उछल पड़ी और उसने यह खुशखबरी अपने घर में सबको सुनाई। अब टीना पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गई। उसने वह परीक्षा भी बड़ी सफलता से पास की। एक बार फिर उसका नाम अखबारों की सुर्खियों में छा गया। जब इंटरव्यू की बारी आई तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। उसे जिले में खाद्य विभाग में एसडीएम बना दिया गया। जब यह खबर अखबार और टीवी पर आई तो विकास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे अपनी बेटियों पर गर्व होने लगा। कुछ समय बाद टीना की तरह सना और सिमरन भी अलग अलग विभागों में एसडीएम बन गई। अब विकास के घर लड़कियों के रिश्तों के लिए लड़के वाले खुद आने लगे और उसकी बेटियों का हाथ अपने सरकारी पदों पर नियुक्त बेटों के लिए मांगने लगे। एक दिन विकास ने घर में अपनी सभी बेटियों, चाची और प्रिया के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा की। रिया बोली, पापा, हम लोग आपके हर फैसले को मानेंगे, लेकिन एक शर्त पर बिना दहेज के शादी करेंगे और शादी में कोई दिखावा नहीं करना है। यह सुनकर बाकी बहनों ने भी अपनी सहमति जताई। विकास ने अपनी बेटियों से पूछा, अगर तुम लोगों को कोई लड़का अपने ऑफिस का पसंद हो तो बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पर रिया, मीरा और टीना ने मना कर दिया। कुछ समय बाद रिया की शादी उसी के ऑफिस के एक बड़े ही सादे समारोह में हो गई और रिया अपनी ससुराल चली गई। इस शादी में प्रिया ने विकास से कहा कि वह अपने माता पिता और भैया भाभी को बुलाए। विकास
प्रिया को साथ लेकर अपने घर गया। उसके परिवार वालों ने सोचा कि यह अब अपनी बेटियों की सफलता के कारण उनका अपमान करने आया है। जब विकास ने कहा आपकी बड़ी पोती की शादी है और आप सबको आना है, तो विकास के बड़े भैया संजय और पिता ने साफ साफ मना कर दिया। तुम अब बड़े आदमी हो गए हो और बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी पहचान है, उसमें हम लोग ऐसे लगेंगे जैसे रेशम में पैबंद, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पोते तुम्हारा अपमान कर दें। जब विकास ने अपने चारों भतीजों को देखा तो वह हैरान रह गया। चारों भतीजे जवान हो गए थे, लेकिन चेहरों से एक से बढ़कर एक गुंडे जैसे लग रहे थे। काम धंधा तो कुछ था नहीं, बस बड़े बड़े रोटी तोड़ रहे थे और दिन भर आवारागर्दी करते थे। आखिर विकास और प्रिया अपने घर आ गए। उनकी बेटियों को जब पता चला कि पापा और मम्मी को उनके बड़े पापा और दादा दादी ने अपमानित किया है, तो वो बोली, आप वहाँ क्यों गए थे? जब इतने सालों से कोई रिश्ता नहीं रखा था तो अब क्यों? रिया शादी करके ससुराल चली गई। इसके बाद चारों बहनें अपने मम्मी पापा के अपमान को चाहकर भी भूल नहीं पाई। चारों ने खासकर सना और सिमरन, जो सबसे तेज तरार थी, आपस में सलाह की और अपने दादा दादी के परिवार की सोच को बदलने का फैसला किया। एक रविवार को चारों बहनें सरकारी गाड़ियों में बैठकर अपने दादा दादी के घर पहुंच गई। अचानक मोहल्ले में चार चार सरकारी गाड़ियां और साथ में पुलिस की गार्ड देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि सारी गाड़ियां विकास के पिता के घर के सामने खड़ी थी। सबने देखा कि चारों बहनें सलवार सूट पहने सभ्य तरीके से गाड़ी से उतरी। चारों गार्डों ने उन्हें सैल्यूट किया और गाड़ी से 4 फलों की टोकरियां निकालकर हाथों में पकड़ ली। चारों बहनें एक साथ आगे बढ़ी और गली के लोगों से नम्रतापूर्वक नमस्ते करते हुए अपने दादा का नाम बताकर उनका घर पूछा। एक बुजुर्ग आदमी ने पता बता दिया। विकास के पिता और उनके चारों पोते घर के दरवाजे पर खड़े थे। जब उन्होंने 4 लड़कियों को गार्ड के साथ अपने घर आते देखा तो वे घर के अंदर चले गए। विकास के पिता समझ गए थे कि ये उनकी पोतियां हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों आई हैं, यह वे समझ नहीं पा रहे थे। तभी चारों बहनों ने घर में प्रवेश किया और चारों गार्डों को बाहर रहने को कहा। गार्डों ने साथ लाई टोकरियां अंदर रखी और बाहर चले गए। चारों बहनों ने अपने दादा दादी और ताई ताऊ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तब संजय बोले, आप चारों कौन हैं? हमारे घर क्यों आई हैं? आज तो हमारे लड़कों ने भी कोई कांड नहीं किया। इस पर मीरा बोली, ताऊ जी, शायद आपने हमें पहचाना नहीं। हम सब बहनें आपकी भतीजियां हैं और आप सबसे मिलने आई हैं। यह सुनकर दादी, ताई और ताऊ के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उनके चारों लड़के तो उन्हें और उनकी शान शौकत तथा रुतबा देखकर हैरान रह गए। उन लड़कों ने नहीं सोचा था कि ये पांचों बहनें इतनी ऊंची पोस्ट पर होंगी और उनके आगे पीछे पुलिस घूमती होगी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरों पर कोई भाव नहीं आने दिया। एक बार ताऊ के चेहरे पर खुशी दिखी और उन्होंने बहनों से बैठने को कहा। सब बहनें बैठ गई। तभी दादी बोली, तुम सब यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ कोई तुम्हारा सगा नहीं है। चारों बहनों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन टीना शांत होकर बोली, वह तो हम जानते हैं दादी, लेकिन यहाँ आने की एक वजह थी। आप सबने हमारे मम्मी पापा का अपमान किया। पहले भी आप लोगों ने न जाने कितनी बार उनका अपमान किया होगा, तभी तो वे घर छोड़कर चले गए। एक तरफ आप लोग थे जो अपने सगे बेटे बहू और उनकी पोतियों के नहीं हुए। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारे पापा को यह घर और परिवार छोड़ना पड़ा, मीरा बोली। और दूसरी तरफ एक अनजान महिला थी जिसने पापा मम्मी और हम सभी बहनों को अपना माना। आपने साथ रखा और परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। मीरा और टीना की बात सुनकर संजय का बड़ा लड़का बोला, तो क्या हुआ? चाची ने भी तो तुम लड़कियों को पैदा किया, और वह भी एक नहीं 5-5। तो दादा दादी क्या उनकी आरती उतारे? चाची को तो दादी और मम्मी की बातें सुननी ही थी। अगर एक लड़का पैदा करती तो भी ठीक होता, कम से कम चाचा का वंश तो आगे बढ़ता, जैसे हमारे पापा का बढ़ेगा। यह सुनते ही सिमरन, जो अब तक गुस्सा काबू किए हुए थी, तेज आवाज में बोली, हाँ वह तो हम देख ही रहे हैं कि
ताऊ जी के बेटे उनका और दादाजी का कितना नाम रोशन करते हैं। महीने में चारों के 4 हफ्ते तो थाने की रोटी खाते हैं, साथ ही पुलिस के डंडे भी। यह सुनते ही दादा दादी, ताऊ ताई और उनके चारों लड़के हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी बात इन लड़कियों को कैसे पता चली। ताऊ ने पूछा, तुम लोगों को कैसे पता कि ये लोग थाने में बंद रहते हैं? टीना बोली, शायद आप लोगों को पता नहीं कि हम तीनों एसडीएम हैं और शना और सिमरन उस तहसील की एसडीएम है जिसमें आप रहते हैं। इसलिए हमें आपके इन वंश को बढ़ाने वाले सपूतों के बारे में एक एक बात पता रहती है। हम तो यहाँ तक जानते हैं कि ताऊ जी आपके बेटे आपके और ताई जी के हाथों से निकल गए हैं। आप उनकी जमानत के लिए भी नहीं जाते, बल्कि दादाजी ही वकील के साथ थाने के चक्कर काटते हैं। यह सुनकर सबके सिर शर्म से झुक गए। अब सिमरन बोली, कई बार हम दोनों बहनों ने दादाजी को इस उम्र में जमानत के लिए चक्कर काटते देखकर उन लोगों की जमानत करवा दी, लेकिन अब नहीं बहुत हुआ। सना बोली, और हाँ, एक बात और याद रखना बड़े भाई साहब, अगर आपके बेटों ने कोई कांड किया तो आपके सारे बंद केस रीओपन करवा दूंगी, और अगर किसी ने हमारे और आपके बीच क्या संबंध है यह बताया तो इसमें भी आपकी ही जगहसाई होगी कि देखो बहनें तो छोटी होकर कितनी अच्छी पोस्ट पर हैं और ये भाई थाने के चक्कर काटते हैं, कुछ करते धरते नहीं। इतना कहकर चारों बहनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और वहां से उठने लगी। तभी उनकी ताई बोली, बेटी बैठो तो सही, तुम लोग पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ चाय वाय तो पी कर जाओ। मीरा बोली, नहीं ताई जी, आपने चाय के लिए पूछा यही हमारे लिए बड़ी बात है, और अगर आप चाहती हैं कि आपके इन निकम्मे बेटों में सुधार हो तो इन्हें किसी भी काम पर लगवा दें। साफ साफ कह दें कि अगर दिन भर में 1 रुपये भी कमा कर नहीं लाए तो रोटी नहीं मिलेगी, फिर देखना इसमें कितनी जल्दी सुधार आता है। सिमरन बोली, और हाँ, आखिरी चेतावनी, हमारे नाम का अगर किसी भी काम में इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए जैसा सना ने कहा आपके सारे बंद केस रीओपन करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जो भी काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना और कुछ बनकर दिखाना। इतना कहकर चारों बहनों ने सबको फिर से नमस्ते किया और अपनी अपनी कार में बैठकर चली गई। इधर विकास के बड़े भाई और उनके पिता अपना सिर पकड़कर बैठ गए। चारों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उनके घर से कोई तूफान गुजर गया हो। उनके कानों में सना और सिमरन की आवाज़ गूंज रही थी। क्या रौबदार आवाज़ थी। दादी अभी तक उन चारों बहनों को कोस रही थी। तभी ताई और ताऊ बोले, अब उन लड़कियों को कोसने से क्या फ़ायदा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाहर वाले को क्या कहें। यह चारों तुम दोनों के लाड प्यार की वजह से बिगड़ गए हैं और तुम हो कि इन्हें अभी तक बच्चा समझ रहे हो। तभी दूसरे नंबर का लड़का बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है, जरा जल्दी खाना दे दो, मुझे बाहर जाना है। इतना सुनना था कि ताई, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उठी और एक डंडा उठाकर चारों लड़कों को मारा और बोली, आज किसी को रोटी नहीं मिलेगी, पहले आज कुछ कमा कर लाओ, उसके बाद ही खाने को मिलेगा। चारों लड़के अचकचा गए और दादी दादा के पास गए। बोले, दादी आप ही मम्मी को समझाओ। दादाजी बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, अब हम दोनों तुम लोगों और तुम्हारे मम्मी पापा के बीच नहीं आएंगे। चारों लड़के घर से बाहर बिना खाए पिए इधर उधर घूमकर काम की तलाश करने लगे। आखिर दोपहर के समय उन्हें एक जगह मजदूरी की नौकरी मिली। शाम को मालिक ने गेहूं की बोरी उतारने के लिए 800 रुपये दिए, यानी चारों में से प्रत्येक को 200 रुपये मिले। वे पैसे लेकर घर आए और सारे पैसे अपनी मम्मी के हाथ में दिए। हाथ जोड़कर बोले, मम्मी आज से हम चारों भाई अपने सारे बुरे काम छोड़कर अब मजदूरी करेंगे और मेहनत की कमाई खाएंगे। उसके बाद रोज सुबह खाना लेकर चारों भाई गल्ला मंडी में जाकर खड़े हो जाते और सारा दिन मजदूरी करते। रात को प्रत्येक भाई 400 रुपये लेकर आता
और अपनी मम्मी को देता। धीरे धीरे चारों भाइयों को गला मंडी का काम समझ आने लगा। उन्होंने जो थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा की थी उससे अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। अब अपने पोतों की सफलता को देखकर दादा दादी और उनके मम्मी पापा बहुत खुश थे। इस बात का सारा श्रेय वे विकास की चारों बेटियों को देते थे। इधर विकास की बेटियों की शादी धीरे धीरे होने लगी। सब अपनी अपनी ससुराल चली गई। अब सिर्फ सना और सिमरन की शादी बाकी थी। विकास के दादा दादी, ताई ताऊ और उनके लड़के अब विकास चाचा, प्रिया चाची और उनकी बेटियों की इज्जत करने लगे थे। आखिर दादाजी और दादी को मानना ही पड़ा कि लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं होता, बल्कि अगर लड़कियों को अच्छा मार्गदर्शन मिले और उसमें लगन हो तो वे भी अपने सपनों के हौसले की उड़ान भर सकती हैं, साथ ही दूसरों को प्रेरणा देती हैं। उन बहनों ने अपने बिगड़े भाइयों को भी सुधार दिया। वास्तव में विकास की पांचों बेटियों रिया, मीरा, टीना, सना और सिमरन ने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आज घर के सब लोग विकास के घर गए। विकास और प्रिया उन्हें देखकर चौंक गए। फिर उन्हें घर में बुलाकर आदर के साथ बिठाया। सबने विकास और प्रिया से माफ़ी मांगी और अपने घर आकर साथ रहने को कहा। विकास और प्रिया बोले, पिताजी, यह संभव नहीं है। आपके घर से निकलने के बाद मेरी बेटियों और प्रिया की देखभाल चाची ने की, हमें अपने घर में जगह दी, मेरी नौकरी का बंदोबस्त किया। अब हम उन्हें उनके आखिरी समय में छोड़कर नहीं जा सकते। आप फिक्र ना करें, मैं समय आने पर खुद ही आ जाऊंगा। विकास की माँ बोली, सच है बेटा, तूने सही कहा कि मेरी बेटियां ही हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगी। तेरी बहू ने और तेरी बेटियों ने यह सच कर दिखाया। हम सब बहुत खुश हैं। इतना कहकर विकास के परिवार वाले अपने घर चले गए। विकास ने अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करते हुए प्रिया से कहा, देखा तुमने, हमने अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का हौसला दिया और सबने अपनी उड़ान एक दूसरे को देखकर भरी। सच में हमारी बेटियों जैसी सबकी बेटियां हो। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।